हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। 13 मार्च को आप लोगों का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर था और निश्चित रूप से मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। वैसे भी माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा पिछले 3-4 वर्षों का अगर अपन बात करें तो पिछले प्रश्न पत्रों की तुलना में इस वर्ष का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत रूप से सरल था और ऐसे कुछ ज़्यादा विवादित प्रश्न भी हमको इसमें दिखाई नहीं दिए जो कंटेंट से हटकर हों। हाँ, मार्किंग स्कीम को ज़रूर थोड़ा सा इसमें ओवरलैप करने की कोशिश हुई है इस पेपर में 2 नंबर की, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेता और इसका सेट ए जो है हमारे पास में आया था उसका मैं आपको मॉडल आंसर लाकर दे रहा हूँ। सही विकल्प चुनिए। ये जो है 1-1 नंबर के 6 प्रश्न आते हैं और इसमें पहला प्रश्न है, ब्राज़ील के रियो डी जैनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ? यानी पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो इसका उत्तर है जून 1992 में। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स का सवाल ही नहीं है, चूँकि ये निश्चित बात है, जब हुआ उसी डेट को लिखना होता है। दूसरा प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संथाल जनजातियाँ किन पेड़ों की पूजा करती हैं? वहाँ पर भी इसमें भी ज़्यादा कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, महुआ और कदम्ब की पूजा ये दोनों जनजातियाँ करती हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित है, तो इसका उत्तर है सरदार सरोवर, क्योंकि कोयना बांध जो है ये कावेरी जल विवाद से जुड़ा हुआ है, हीराकुंड बांध जो है महानदी से जुड़ा हुआ है और उड़ीसा क्षेत्र में है, ये उड़ीसा राज्य में, और गांधी सागर बांध जो है ये इसमें भी 4 राज्य शामिल नहीं है, तो इसका एकमात्र उत्तर होगा सरदार सरोवर बांध। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल जो है वह है चावल और चावल बनता है धान से, मतलब पैडी इसका आंसर होगा। इसके बाद अपन देखते हैं अगला ऑब्जेक्टिव, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। हिंद स्वराज, बिल्कुल ये सही जवाब है। 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज नाम की पुस्तक लिखी थी और इसी में उन्होंने असहयोग के बारे में पहली बार चर्चा की थी। गीतांजलि जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर की है। भारत एक खोज जो है ये जवाहरलाल नेहरू की रचना है, यानी सही उत्तर होगा हिंद स्वराज। छठवा, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, तो इसका हिंदी अनुवाद होगा मानव विकास सूचकांक। इसके बाद आते हैं हम रिक्त स्थानों पर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत खालिस्तान दिनों के कार्य या रोजगार की गारंटी दी गई है, तो इसका उत्तर है 100 दिनों के कार्य की। बिल्कुल सही है। कृषि खालिस्तान क्षेत्र की गतिविधि है। कृषि जो है वह प्राथमिक क्षेत्र की एक्टिविटी होती है। मध्य प्रदेश के एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखिए। हमारी किताब में बांधवगढ़ भी दिया हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा, पैंच, माधव, संजय, पन्ना, वन विहार, डायनासोर जीवाश्म, ओमकारेश्वर, फॉसिल्स जीवाश्म, दुधुआ, ये सारे हैं। इनमें से किसी भी एक का उत्तर आपने लिखा होगा, कोई एक, इनमें से कोई भी एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपने लिखा होगा, वह सही माना जाएगा। सन खालिस्तान में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, 1948 में बना। निश्चित तिथि होगी, इसका एकमात्र एक ही उत्तर होगा। जबकि ये वाला खालिस्तान जो है इसके अनेक उत्तर हो सकते हैं, यानी आप इनमें से जो भी लिखेंगे वह सही माना जाएगा। इसके बाद आता है खालिस्तान सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है, तो यह संघीय सरकार है। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है कि उसमें 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। एक यह प्रश्न भी जो खालिस्तान के रूप में आया है, इसके भी अनेक उत्तर हैं। अफ्रीका में 1890 में रिंडरपेस्ट खालिस्तान था। किताब के अनुसार तो फैला था, सही है। किताब को अगर अपन देखते हैं तो उसका जो भावार्थ निकलता है वो यही निकलता है कि 1890 में अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी फैली थी। लेकिन अगर इसमें कोई बच्चा ये लिखता है कि अफ्रीका में 1890 में रिंडरपेस्ट, मवेशी प्लेग था, पशु प्लेग था, पशु रोग था, बीमारी थी, महामारी थी, ये सभी उत्तर उसके सही माने जाएंगे। तो इस तरह से ऐसे रिक्त स्थान जिनके बहुत सारे आंसर बनते हों
निश्चित रूप से उसमें हम जो भी उत्तर उसके निकटतम लिख दें वह सही हो सकता है। अगला प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य एवं असत्य लिखिए। गैर नवीकरणीय संसाधन वो हैं जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल सत्य जवाब है ये, सत्य कथन है ये। भारत में अब कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। बिल्कुल हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को रखा गया है, मतलब कुल 22 भाषाएं हैं, सही उत्तर है। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल गलत है, भारत में संघीय व्यवस्था है, यानी यह कथन होगा असत्य। हल्दिया पत्तन कोलकाता का सहायक पत्तन है, बिल्कुल सही जवाब है। जब हम भारत के नक्शे में इस तरह से देखते हैं तो यहाँ कोलकाता है और यहाँ पर हल्दिया है, यानी ये दोनों एक दूसरे के सहायक होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ स्वतंत्र हैं। तो यह भी असत्य है, क्योंकि ये तीनों गतिविधियाँ परस्पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं। मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं, यह भी पूर्णतः सत्य है। इसके बाद हम आते हैं, सही जोड़ी बनाइए। भारतीय रिजर्व बैंक यह जो है ऋण का औपचारिक स्रोत है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह बैंकों का बैंक होता है, यानी बैंकों के ऊपर निगरानी रखता है। सीधे तौर पर हम इसे मान ले रहे हैं औपचारिक स्रोत है, लेकिन यह ऋण के औपचारिक स्रोतों की निगरानी करने वाली एक एजेंसी कहलाती है। यानी हम इसको इनडायरेक्टली ये ऑप्शन इसको सही मान सकते हैं। इसलिए पहला भारतीय रिजर्व बैंक का जो सही जोड़ी होगी वह होगी ऋण का औपचारिक स्रोत। दूसरा है स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक होंगे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। राजनीतिक पार्टियों के कार्य, राजनीतिक पार्टी की परिभाषा ही है कि विचारों का वह समूह जो सत्ता हासिल करने के लिए या सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ता हो, राजनीतिक दल कहलाते हैं। तो आ जाएगा चुनाव और सरकार व्यवस्था। प्रिंट मीडिया यानी यह मुद्रण संस्कृति के अंतर्गत अध्याय है, सामाजिक मुद्दों को उठाना एवं समाचार। चूना पत्थर आएगा सीमेंट का, और साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया था। इसके बाद पांचवा प्रश्न आता है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी? तो इसका उत्तर होगा, भारत में पहली कपड़ा मिल जो है वह बॉम्बे में लगी थी, मुंबई में लगी थी, और यह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न इसमें आता है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? सन लिखिए। यानी कब लड़ा गया पूछा है, यानी यह है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग प्रश्न हो सकता है इसके उत्तर के संदर्भ में। इसके लिए हमको 1914 से 1918 पूरा लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चों ने केवल 1914 लिखा है या 1918 भी लिखा है तो भी उनको अंक मिलने की संभावना है। लेकिन सही उत्तर यही होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया। इसके बाद अगला यानी तीसरा प्रश्न आता है, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि का नाम लिखिए। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि यानी वे गतिविधि जो विनिर्माण क्षेत्र में होती हैं, वे गतिविधि जो विनिर्माण क्षेत्र में होती हैं, जैसे कपास से कपड़े बनाना, लोहे से मशीन बनाना, गन्ना से शक्कर बनाना, ये सारी गतिविधियां द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि कहलाती हैं और इनको औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था? यह प्रश्न हमारी किताब के अनुसार हम देखते हैं तो आता है, अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम व्यापार था, और वो भी विदेशी व्यापार था, जो कि रेशम मार्ग के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ता था। इसके बाद पांचवा प्रश्न, किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जो युद्ध जैसी लगे उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर आएगा, उसे गृह युद्ध कहते हैं, जो कि हमको श्रीलंका में होता हुआ दिखाई दिया था। परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक साधन है? तो एकमात्र साधन है सड़क परिवहन, जो सबसे अधिक सुविधाजनक परिवहन का साधन होता है। अब आते हैं हम 2 अंकों के प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 6, वन संरक्षण हेतु किए गए 2 आंदोलनों के नाम बताइए।
तो वन संरक्षण के लिए किए गए अप्पिको आंदोलन कर्नाटक में हुआ था, वो हमारी किताब में नहीं है, लेकिन हमारी किताब में जो दिए गए आंदोलन हैं उनमें से एक है चिपको आंदोलन, एक है बीज बचाओ आंदोलन, एक है नवदान आंदोलन। इन तीन में से कोई दो का नाम आप लिख सकते हो। चिपको आंदोलन प्राय आप सभी लोगों ने लिखा ही होगा, इन दो में से कोई एक आप लिखे होंगे और उस पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे। लेकिन अगर जिनने यह प्रश्न नहीं किया तो अथवा में अगला प्रश्न दिया है, वनों के 2 प्रत्यक्ष महत्व लिखिए। हमारी ही किताब में दिया हुआ है, वनों से हमको जलाऊ और इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, छाल प्राप्त होती है, पत्ते प्राप्त होते हैं, रबड़ प्राप्त होती है, औषधियाँ प्राप्त होती हैं, फल फूल चारा पत्तों के रूप में भोजन प्राप्त होता है, वनों से हमको खाद भी प्राप्त होती है। यानी प्रत्यक्ष लाभ, यानी हम जंगलों से सीधे सीधे क्या हासिल करते हैं, भौतिक रूप से क्या हासिल करते हैं, वह कहलाता है प्रत्यक्ष लाभ। इन 7 में से कोई भी 2 लिख सकते हैं, या आप इसके अलावा भी कुछ जानते हो वो लिखा होगा और मूल्यांकनकर्ता को लगता है कि ये प्रत्यक्ष लाभ हैं तो उसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। 7वां प्रश्न, 2 मोटे अनाजों के नाम लिखिए। ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये 4 नाम हैं, 4 में से कोई भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी और मोटे अनाज हो सकते हैं जिनके नाम आप लिखेंगे और मूल्यांकनकर्ता को लगता है कि वे सही हैं तो आपको अंक दे देगा। इसके बाद आता है अथवा में 2 व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। व्यावसायिक यानी वाणिज्यिक फसलें या रोपण कृषि के अंतर्गत आने वाली फसलें तो चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, तंबाकू, जूट, सोयाबीन, इनमें से कोई 2 का नाम आपको लिखना था, आपने लिखा होगा। 8वां प्रश्न है, एनटीपीसी द्वारा दिए गए 2 उपाय जो प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण कम करने में सहायक हैं उनको लिखिए। 2 उपायों में पहला उपाय तो यही है कि आधुनिक तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग किया जाए और वर्तमान में जो उपकरण हैं उनको सुधार किया जाए उनमें। दूसरा है अधिकतम राख का इस्तेमाल किया जाए। जैसे आजकल अपना जो कोयले से बनी हुई राख होती है उसका उपयोग सीमेंट बनाने के लिए किया जा रहा है, तो इस तरह से जो राख निकलती कोयले से उसका अत्यधिक अपशिष्टों का उसका अत्यधिक उपयोग किया जाए और अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन न्यूनतम हो, यह प्रयास हो। इसके बाद अगला तीसरा बिंदु है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए ग्रीन जोन बनाए जाएं, प्लांटेशन किया जाए, तरल अपशिष्ट प्रबंधन हो, राख का संग्रह अच्छा हो, उसका प्रबंधन ठीक हो, ऊर्जा संयंत्रों को जो इकोसिस्टम है उसको मॉनिटर किया जाए, समय समय पर उसकी समीक्षा हो और उसका डेटा जो है वह रखा जाए ताकि उसको मैनेज किया जा सके। तो इस तरह से इसमें से कोई 2 पॉइंट आपको लिखना था। औद्योगिक प्रदूषण के 2 प्रकार लिखिए। प्रकार लिखना था, डिटेल नहीं करनी थी। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, इनमें से किसी 2 के बारे में आपको जानकारी देना थी उसमें। अगला प्रश्न हमारे पास आता है, जूसेप्पे मैजिनी कौन था। जब इस तरह के प्रश्न आते हैं कि कौन था तो उसके बारे में व्यक्तिगत जानकारी देना होती है। सबसे पहली चीज़ हमको ये लिखना होती कि जूसेप्पे मैजिनी इटली का एक क्रांतिकारी नेता था। उसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ और यह कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन का सदस्य था। यह होगा परफेक्ट आंसर। लेकिन अगर कोई बच्चे ऐसा लिखते हैं कि जूसेप्पे मैजिनी इटली का क्रांतिकारी नेता था, उसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्थाओं का गठन किया, वह इटली के राष्ट्र निर्माताओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, यह उत्तर भी सही हो सकते हैं। लेकिन जब कौन था वाला सवाल आता है तो सामान्य तौर पर उसकी प्रमुख विशेषता बताते हुए उसका जन्म स्थान और जन्म समय के बारे में बताया जाना उस प्रश्न की आत्मा को संतुष्ट करता है। कल्पनादर्श क्या है, यानी यूटोपिया, एक ऐसे समाज की कल्पना जिसका वास्तविक रूप में साकार होना लगभग असंभव है, उसे कहते हैं कल्पनादर्श। ये शब्द सबसे पहले थॉमस मूर ने अपनी किताब यूटोपिया में दिया था। कुछ लोग प्लूटो को भी बोलते हैं कि उसने भी यूटोपियाई विज़न की बात की थी। तो ये आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में केवल कल्पनादर्श के बारे में है, लेकिन जानकारी आपको हो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल आपको बताने की कोशिश की है। यूटोपिया का उल्टा शब्द होता है डायस्टोपिया, यानी किन्हीं समाजों ने यह प्रयास किया था कि वो यूटोपियाई समाज बन जाएं, लेकिन वह बुरी तरीके से फेल हो गए, तो वह समाज कहलाती है डायस्टोपियन समाज। जलियांवाला बाग हत्याकांड को 2 बिंदुओं में समझाइए। बहुत अच्छे समझा सकते हैं। रॉलेट एक्ट जारी हुआ, रॉलेट एक्ट लागू हुआ, रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ, विरोध में सबसे ज़्यादा विरोध पंजाब में हुआ, पंजाब के अमृतसर में हुआ, अमृतसर में
एक रैली निकल रही थी 10 अप्रैल को रॉलेट एक्ट के विरोध में। अंग्रेज़ों ने गोली चला दी शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर, लोग नाराज़ हो गए। बैसाखी के दिन उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमें उस दिन विरोध प्रदर्शन करना है। लोग जलियांवाला बाग नाम के स्थान पर इकट्ठे हुए और वहाँ पर एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। जनरल डायर गया और गोलियाँ चला दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार का यह रवैया बड़ा क्रूर था और इसकी वजह से चारों तरफ हिंसा फैल गई और गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया आंदोलन को वापस ले लिया। अगले साल एक प्रश्न बन सकता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाने के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? तो इसका उत्तर होगा, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में किए जाने वाले आंदोलन को वापस लिया। यह प्रश्न अगले वर्ष किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। बहिष्कार से आप क्या समझते हैं? बहिष्कार का अर्थ है कि किसी के साथ संपर्क रखने या जुड़ने से इनकार करना, गतिविधियों में हिस्सेदारी से स्वयं को अलग रखना, उसकी चीज़ों को खरीदना या इस्तेमाल करने से इनकार करना। आमतौर पर यह विरोध का एक तरीका होता है। 11वां प्रश्न, रेशम मार्ग को 2 बिंदुओं में समझाइए। इन 6 बिंदुओं में से कुछ भी लिख सकते हैं। रेशम मार्ग से चीन के रेशम का व्यापार होता था। यह यूरोप, एशिया और अफ्रीका को आपस में जोड़ता था। रेशम मार्ग ईसा पूर्व से लेकर के 15वीं शताब्दी तक रहा। यहाँ से सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए, चीनी पॉटरीज का आवागमन हुआ, इस्लाम, ईसाई और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। दुनिया का पहला भूमंडलीकरण इसी मार्ग से हुआ। इनमें से कोई भी 2 पॉइंट आप लोगों ने लिखे होंगे, उसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आता है 11वें का अगला प्रश्न, स्पिनिंग जेनी की विशेषताएं लिखिए। स्पिनिंग जेनी एक कताई मशीन थी। स्पिनिंग जेनी की खोज जो है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। यह एक ही समय में अनेक तकलियों को एक साथ घुमाकर कई धागे बना सकती थी और बहुत सारी तकलियों को घुमाने के लिए एक ही मजदूर की आवश्यकता पड़ती थी, जिससे मजदूरों की मांग में कमी हो गई और इसी कारण महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी का विरोध भी किया। ये आप उत्तर लिख सकते हैं। कोई भी 2 विशेषताएं इस तरह लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, आयात शुल्क क्या है? डोनाल्ड ट्रंप इस समय छाए हुए हैं आयात शुल्क वाले मामले पर, जिसको हम टैरिफ बोलते हैं कि अमेरिका लगातार टैरिफ लगा रहा है। ये वही चीज़ है कि किसी दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं पर वसूल किया जाने वाला एक कर। यानी मान लो ये देश ए है और ये एक देश बी है। यहाँ देश बी से कोई सामग्री देश ए के लिए निर्यात की गई, ये वहाँ का हवाई अड्डा है, तो इसी हवाई अड्डे में इस वस्तु के ऊपर ये वाली ए देश वाली सरकार अपना टैक्स लगा देगी। यानी 100% टैक्स जैसे अगर मान लो लगाया, टैरिफ लगाया, तो जो वस्तु 100 रुपये की थी वो अब अमेरिका में कितने की बिकेगी? 200 रुपये में बिकेगी। तो इसी चीज़ को बोलते हैं टैरिफ या आयात शुल्क। कॉर्न लॉ के समाप्त होने के बाद ब्रिटेन में क्या हुआ? कॉर्न लॉ समाप्त होने के बाद ब्रिटेन में बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात होने लगा। ब्रिटेन में खाद्य पदार्थ सस्ते हो गए। ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा खेती से विहीन हो गया। लोग भारी संख्या में बेरोजगार हो गए। काम की तलाश में लोग बड़ी संख्या में इधर उधर पलायन करने लगे। इसको डिटेल में देखना हो तो ई क्लासेस बाय मनीष सर का जो औद्योगिकरण का युग वाला अध्याय है, उसका 1 शॉर्ट रिवीजन आप लोग देखना, बहुत अच्छे समझ में जाएगा। छपाई या प्रिंट मीडिया का महत्व 2 बिंदुओं में लिखिए। तो प्रिंट मीडिया का महत्व आपके तो एक तो पहला वही दिया कि सामाजिक मुद्दों को उठाना। हमारे जो पहले प्रश्न दिया है, देखिए आप बैक में जाते हैं अपन, ये दिया हुआ प्रिंट मीडिया, यानी इसका उत्तर क्या है? सामाजिक मुद्दों को उठाना। यानी पहला बिंदु तो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था। और दूसरा आप लिख सकते हैं कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से सस्ता सुलभ जानकारी, खबरें लोगों तक पहुंचाई जा सकती हैं। महिलाओं का मुद्रण पर क्या प्रभाव पड़ा? महिलाओं पर मुद्रण का प्रभाव ये पड़ा कि महिलाओं ने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखना शुरू कर दिया। दुनिया जो है हर वर्ग की महिलाओं के बारे में, उनकी तकलीफ़ों के बारे में जानने लगी। हर धर्म में जो स्त्रियों के प्रति भेदभाव होते थे उसको जो है मुद्रण के माध्यम से महिलाओं ने उजागर किया। रससुंदरी देवी को छुप छुप कर पढ़ना पड़ा, ये जानकारी मुद्रण ने दी। कैलाश वासिनी देवी ने अपने अनुभवों को संकलित किया। ताराबाई शिंदे, रमाबाई ने उच्च जातियों की नारी की व्यथा लिखी। इस तरह से आप इनमें से कोई भी एक पॉइंट लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज के अनुसार आदर्श नारी के गुण बताइए। तो भारतीय समाज में आदर्श नारी के गुण बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 निकाले हैं, सहनशीलता और समर्पण। यानी भारतीय समाज जो है यह चाहता है कि नारी हर स्थिति में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखे, चाहे वह परिवार में हो या समाज में।
और दूसरी बात, समर्पण चाहते हैं कि परिवार में वह अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, अपने सास ससुर के प्रति, सभी के प्रति वह समर्पित भाव से काम करे। सुबह सारा काम ऑफिस में करे, शाम को आके एक आदर्श बहू के रूप में काम करे। ये सारी अपेक्षाएं भारतीय समाज में पाई जाती हैं। भारतीय समाज नारी से करता है, विशेषकर सहनशीलता और धैर्य, दया और करुणा, समर्पण और त्याग, प्रेम और स्नेह, ज्ञान और शिक्षा, जिम्मेदारी और निष्ठा, इसके अलावा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास, सच्चाई और ईमानदारी, सद्भाव और विनम्रता। यानी स्त्री को भारतीय समाज एक रोबोट की तरह देखना चाहता है, सर्वगुण संपन्न हो, सब कुछ उसके अंदर हो, बदले में उसको देना कुछ नहीं चाहता। जाति, धर्म और लैंगिक मसले वाले अध्याय में हमने देखा है कि घर की चार दीवारी के अंदर महिलाएं काम करें, उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब बाहर काम करने जाती हैं तो उनको बुरा लगता है। क्यों? इसीलिए अपना वर्चस्व दिखाने के लिए बाहर काम करने के बावजूद भी महिलाएं जो है घर में आकर उनके लिए चाय बनाएं। पुरुष चौराहे पे चाय बना लेगा, पैसे मिलेंगे तो, लेकिन घर में नहीं बना सकता। चलिए ठीक है, नारीवादी आंदोलन क्या है? अगला प्रश्न। महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से होने वाला आंदोलन नारीवादी आंदोलन कहलाता है। लोकतंत्र का महत्व लिखिए। 2 अंक का प्रश्न है। लोकतंत्र के बहुत सारे महत्व हैं। समानता न्याय स्थापित करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है, उदारवादी होता है, कानून के समक्ष सभी की बराबरी तय करता है, सभी की भागीदारी सुनिश्चित करता है, सरकारों की जनता के प्रति जवाबदेही तय करता है, सामाजिक विकास के प्रति कटिबद्ध होता है, सहिष्णुता होती है, विभिन्न जाति, धर्म, लिंग के लोग, संस्कृतियों के लोग शांतिपूर्वक एक साथ रह सकते हैं। इसके अलावा और भी गुण हैं। सभी के अधिकारों की सुरक्षा की बात की जाती है, विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा होता है, विकास और प्रगति ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में संभव हो पाती है, शिक्षा और जागरूकता जनता को लोकतांत्रिक व्यवस्था में ज़्यादा बेहतर तरीके से मिल पाती है। इसी तरह से लोकतंत्र के 2 परिणामों की जब बात आती है तो समानता, आज़ादी, उत्तरदायी सरकार, वैध सरकार, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य, गलती सुधारने की गुंजाइश, संघर्षों का समाधान, व्यक्ति की गरिमा, ये तमाम चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। कक्षा 9वीं में भी आपने पढ़ा है। इस तरह से बहुत सारे बिंदु हैं, इनमें से कोई 2 आपको लिखना था। अगला प्रश्न है, उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार यानी गिरवी रखने या गारंटी की मांग क्यों करता है? सिंपल सी बात है, उधारदाता ऋण के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में गारंटी की मांग करता है कि अगर उधारदाता वह धन नहीं चुका पाया तो समर्थक ऋणाधार के माध्यम से वह उसे बेचकर इसका उपयोग कर सकता है। कि ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत में क्या अंतर है? सबसे सरल प्रश्न है, 2 अंकों का, कुछ भी लिख सकते थे आप इसमें अगर सीधे सीधे लिखना है तो केवल ये पॉइंट लिख सकते थे कि ऋण के औपचारिक स्रोतों में बैंक, सहकारी समिति इत्यादि होती हैं, अनौपचारिक स्रोतों में साहूकार, जमींदार और रिश्तेदार आते हैं। इसमें भी इतना लिखने मात्र से भी आपको पूरे 2 अंक मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, ये वाला जो प्रश्न क्रमांक 17वां है, यह प्रश्न अर्थशास्त्र का जो अंतिम अध्याय है, उपभोक्ता अधिकार, हमारी मार्किंग स्कीम में यह अध्याय नहीं है। यानी ये जो 2 अंक हैं ये मार्किंग स्कीम से बाहर से आए हैं, उस अध्याय से आए हैं जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक से हटा दिया गया था। स्पष्ट निर्देश थे कि उपभोक्ता अधिकार वाले प्रश्न को परियोजनात्मक कार्यों के लिए सम्मिलित करना है। फिर भी 2 अंक का प्रश्न दिया है, यानी हमको इस प्रश्न पर 2 नंबर का बोनस मिलना चाहिए। हालांकि इस प्रश्न पर ज़्यादा डिस्कशन करना मेरे को उचित नहीं लग रहा, क्योंकि अगले साल इस अध्याय से प्रश्न आएगा भी नहीं, और इस साल भी जो आया है बहुत सरल आया है कि बाजार में शोषण कैसे होता है। तो नाप तोल में कमी से, घटिया माल बेचकर, मिलावटी सामान बेचकर, नकली सामान बेचकर, ये इस तरह के जो है फ्रॉड जो किए जाते हैं बाजार में, वो शोषण का तरीका है, और उनसे बचाव का तरीका जागरूकता उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। वह उत्तर आप इसमें से लिख सकते हैं। लेकिन मैं तो स्थिर रूप से यही कहूँगा कि 2 अंकों का जो है वह बोनस हमको मिलना चाहिए। इसके बाद अगला है, मृदा परिच्छेदिका का सचित्र वर्णन कीजिए। तो मृदा परिच्छेदिका में आप इस तरह से मृदा का, ये कक्षा 8 में भी हमारे दिया हुआ है, 8th क्लास से मैंने लिया हुआ हूँ इसको, उसमें दिया हुआ है जनक चट्टानें यानी जो मूल चट्टानें हैं वे थोड़ा अपक्षित होती हैं वे, फिर इसके बाद उपमृदा, वनस्पति, ऊपरी मृदा और ह्यूमस वगैरह इसमें जाता है। इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, A, P और C। इसका वर्णन आप इस तरह से कर सकते हैं कि A जो है वह ऊपरी मृदा है, B जो है वह उपमृदा है, और C जो है वह जनक शैलें हैं, चट्टानें हैं। इसके बाद मृदा की विशेषताएं, भारत की 3 मृदाओं के बारे में लिखना है और उनकी एक एक विशेषताएं लिखना है।
तो ये आपकी इतनी सारी मृदाएं हमने दी हैं, कोई सी विशेषताएं आपने लिखी होंगी। ये जलोढ़ मिट्टी की, ये काली मिट्टी की, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, और इसके अलावा अंत में वन मृदा इत्यादि के बारे में आप लोगों ने, पर्वतीय मृदा के बारे में लिखा होगा। प्रश्न क्रमांक 19, भारत में पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम कैसे हो सकती है? भारत में पर्यावरण निम्नीकरण के लिए उद्योग द्वारा पर्यावरण को होने वाले नुकसान की रोकथाम के संदर्भ में दिया है कि जल को रिसाइकलिंग होना चाहिए, ताज़े पानी के इस्तेमाल को कम से कम प्रोत्साहित किया जाए उद्योगों में, रिसाइकल्ड वाटर जो है उद्योगों में इस्तेमाल होता रहे, वर्षा जल संग्रहण हो, गर्म पानी जो उद्योगों से निकलता है उसका समुचित उपचार करने के बाद ही नदियों और तालाबों में छोड़ा जाए, चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाना चाहिए ताकि जो उससे निकलने वाले कण होते हैं वे हवा में ना पहुंच पाएँ। आधारभूत उद्योग क्या है? वे उद्योग जिनसे प्राप्त उत्पाद जो है अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाएं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, तांबा उद्योग, ऊर्जा उद्योग, सीमेंट उद्योग इत्यादि। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20, राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में लिखिए। प्री बोर्ड में भी इस तरह का प्रश्न आया हुआ था, तो ये प्रयास उसमें दिए हुए हैं, और इसके लिए आपको और अच्छे से देखना हो इस अध्याय के बारे में राजनीतिक दलों के संदर्भ में, तो इसके प्रश्नोत्तर आप www.davidyalay.com पर भी जाकर देख सकते हैं। राजनीतिक दलों के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? तो ये चुनौतियां हैं आंतरिक लोकतंत्र की कमियां, वंशवाद की चुनौती, परिवारवाद की व्यवस्था आजकल दिखाई देती है, पैसा और अपराध का बोलबाला, विकल्पहीनता की चुनौती, ये समझ में आती है हमको। इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 21, सड़क परिवहन और रेल परिवहन में तुलना 4 बिंदुओं के आधार पर। लचीलेपन, लागत, दूरी, तेजी, पर्यावरण, उपलब्धता और उपयोग, इतने सारे बिंदु हैं, इनमें से किसी भी 4 को आप लिख सकते हैं। जल परिवहन और वायु परिवहन को 4 बिंदुओं में समझाइए। तो जल परिवहन की विशेषताएं लिख दीजिए और वायु परिवहन के बारे में 4 बिंदुओं में लिख दीजिए, परिभाषा, साधन, महत्व, उदाहरण, इनमें से कुछ भी। एक अच्छा प्रश्न आया था ये 4 अंकों का, निम्नलिखित को समझाइए, कोई 2, साइमन कमीशन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन और सत्याग्रह। ये चारों बहुत सरल थे। साइमन कमीशन जो है 1919 के एक्ट में ये निर्णय लिया गया था कि 10 साल बाद भारत में जो है वह एक फीडबैक लिया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा। तो इंग्लैंड की टोरी सरकार ने कमीशन भेजा जिसका नाम साइमन कमीशन था, चूँकि इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो लोगों ने इसका विरोध कर दिया। इसके विरोध के स्वरूप में साइमन गो बैक के नारे लगाए, या आयोग लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसमें वे घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी शरीर पर मारी गई जो लाठी के घाव हैं, हर घाव अंग्रेजी ताबूत के लिए एक एक कील साबित होगा। दांडी मार्च के बारे में दिया हुआ है इसमें कि दांडी मार्च जो है एक नमक आंदोलन था जो साबरमती से दांडी तक किया गया था, और यह है 12 मार्च से शुरू हुआ था और 24 दिनों तक चला, और 6 अप्रैल को दांडी में नमक कानून तोड़कर इसका समापन हुआ था, और यहीं से नमक आंदोलन शुरू हुआ था। यानी दांडी यात्रा की समाप्ति के बाद सवनावज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप लिख सकते हैं कि 8 अगस्त से ये शुरू हुआ था, 9 अगस्त से, 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ, 9 अगस्त से ये शुरू हुआ था। सत्याग्रह के संदर्भ में गांधी जी के विचार आप लोगों ने लिखे ही होंगे। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया? तो इसमें चूँकि इसका उत्तर जो है 4 अंकों के हिसाब से लिखना थोड़ा सा कठिन जाता है कि चौरा चौरी में हिंसक घटना हो गई इसलिए आंदोलन वापस ले लिया, ये तो 2 अंक का सवाल हो गया। लेकिन अगर इसको 4 अंकों में लिखना है तो थोड़ा डिटेल तो हमको देना पड़ेगी। तो आपको असहयोग आंदोलन की शुरुआत बताना पड़ेगी। ये बताना पड़ेगा कि असहयोग आंदोलन की गतिविधियों में अहिंसा मुख्य तत्व था। गांधी जी का मानना था स्पष्ट कि आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, और जब चौरा चौरी में हिंसक घटना घट जाती है तो गांधी जी इस हिंसा से दुखी हो जाते हैं, और फिर गांधी जी इस आंदोलन को वापस लेने का फैसला करते हैं। यानी ये कहला जाता है फुल पैकेज आंसर। केवल चौरा चौरी के कारण आंदोलन वापस ले लिया ये बात नहीं लिखना, हमको समझाना पड़ेगा। क्योंकि यह प्रश्न है 4 अंकों का, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस घटना को आप स्पष्ट करें कि गांधी जी ने आंदोलन वापस क्यों लिया। ठीक है ना। अगला प्रश्न आता है मानचित्र वाला कि भारत के मानचित्र को अंकित कीजिए। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए।
तो पहला पूछा गया था मुंबई हाई, दिल्ली, रानीगंज, तूतीकोरिन। तो मुंबई हाई जो है ये जो है अरब सागर में दर्शाना है। अच्छा हाँ, इसको बताते समय हमारा एक प्रदेश स्तरीय सामाजिक विज्ञान विषय का ग्रुप भी है व्हाट्सएप पे, जिसमें पूरे प्रदेश के बहुत ही विद्वान हमारे सामाजिक विज्ञान के शिक्षक जुड़े हुए हैं। उनमें एक शिक्षक ने टिप्पणी की थी कि मूल्यांकन के दौरान शिक्षकों को मानचित्र में खासकर इस तरह से व्यवहार करना चाहिए कि मानो वे एक शिक्षक हों, ना कि एक पटवारी। यानी मानचित्रण का मूल्यांकन एक पटवारी के नज़रिए से ना करके एक शिक्षक के नज़रिए से किया जाए तो बेहतर होगा। और हमारे शिक्षक वैसा ही करते हैं, चूँकि थोड़ा सा मनोविनोद की बात थी इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर की इसको। तो ये दिल्ली है, यहाँ पर रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, तूतीकोरिन जो है यह तमिलनाडु का एक पत्तन है, और मुंबई हाई यह एक तटीय अपक्षेत्र है। डिगबोई भी यह तेल उत्पादक क्षेत्र है आसाम का। दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। गोवा पश्चिमी तट का एक राज्य है, और लक्षद्वीप जो है यह द्वीपीय समूह है। तो इस तरह से आप लोगों ने वर्ष 2025 के माध्यमिक शिक्षा मंडल का सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र हल कर लिया है। निश्चित रूप से अब चूँकि कक्षा 10वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो पास हो गए, और अब लोग चले गए 11th में। यानी आपकी और हमारी यात्रा वर्तमान समय में यहीं तक थी। भविष्य में संभव हुआ यदि आप लोग ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम अपनाते हैं तो आपसे 11th क्लास की, 12th क्लास की ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस पर मैं आपसे बीच बीच में चर्चा करूंगा शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से। लॉन्ग वीडियोस भी लाने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपका और हमारा सफ़र मुख्य रूप से यहीं तक था। यानी हमारा और आपका रेशम मार्ग यानी पहला भूमंडलीकरण यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। हाँ, जो बच्चे आपके स्कूल में क्लास 9th में हैं उन बच्चों को आप ज़रूर मोटिवेट कीजिए कि वे ई क्लासेस बाय मनीष सर के चैनल पर आएँ, उसको सब्सक्राइब करें और वो लोग भी अच्छे अंक हासिल करें। चलिए इसी के साथ में मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।